नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट में। और फिर से हम हाजिर हैं एक और वीडियो लेकर के। ये ऐसे राइटिंग से संबंधित है। कल मैंने एक वीडियो और डाला था, है ना, जो निशान जैन सर IAS ऑफिसर्स और गंगा सिंह राजपुरोहित IAS, उनकी जो बुक थी ऐसे फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इस नाम से थी। उसमें लगभग जो टॉपर्स रहे हैं, है ना, पास्ट टाइम में, उनके 101 निबंधों का संकलन था। उन्होंने जो निबंध लिखे थे उसी के विषय में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि निबंध लिखने से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें, है ना, ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सी अगर ज़रूरी बातें हैं। तो गंगा सिंह सर का इसमें बातें हैं जो मैं बताऊंगा इसमें कि उन्होंने किस किस बात पे ध्यान रखने के लिए बात कही थी। पहले पॉइंट में वो कहते हैं कि आप स्टार्टिंग करते हो तो आप किसी निबंध की शुरुआत कोटेशन या कविता से कर सकते हो, है ना, कोटेशन या कविता से। और वो अगर हाल ही का उदाहरण हो, कोई कोई ऐसी सकारात्मक घटनाएं घटी हो, है ना, कोई ऐसा पॉजिटिव पॉजिटिव घटना घट गई हो, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई हो, तो आप उसके उदाहरण को कविता या कोटेशन के प्रारूप में लिखने के साथ निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे इन्होंने खुद 2016 में जब निबंध लिखा था तो उन्होंने लिखाया था, ओलंपिक का टाइम था उस समय, तो ओलंपिक में बेटियों ने कुछ पदक लिए थे, भारत की बेटियां। तो उस समय उन्होंने कोटेशन क्या बनाया था, अपना कोटेशन से स्टार्टिंग किया था कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, ओलंपिक में भेजे जाते हैं बेटे पर पदक लाती हैं बेटियां। तो ऐसा नहीं है कि कोटेशन आपने कहीं कविताएं आपने रटी हों, आप में थोड़ी सी भी अगर ये शैली है लिखने की कि आप देखते हो कि आप कोटेशन बना लेते हो हल्की फुल्की, तो वो आप खुद से बना करके लिख सकते हो, ये कहना है। ठीक है। अगला जो पॉइंट उन्होंने बताया कि टॉपिक के इतिहास और उदाहरणों का उल्लेख करें। टॉपिक जो आपका शीर्षक है निबंध का, आप अगर उसके इतिहास का उल्लेख करते हैं, इतिहास उसकी पृष्ठभूमि, है ना, उससे संबंधित। जैसे इन्होंने बताया कि वही टॉपिक जो महिलाओं से संबंधित था, है ना, तो उस उन्होंने उठाया कि धार्मिक पहलू को उठाया उनका कि महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान आदि राज्यों में महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश ना देने की घटनाएं। फिर 21वीं सदी में भी सेम घटनाएं होती हैं, किस प्रकार की मानसिकताओं से जूझना पड़ता है, ये वाला टॉपिक रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे जब आप देखते हो कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बताएं, है ना, जो भी पॉइंट है, जिस भी शीर्षक पे आप बात कर रहे हो तो उसके पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो आप इसको भी बताएं और इसको भी बताएं, नेगेटिव पॉइंटों को भी। पॉजिटिव पॉइंटों को सीधे तरीके से बता दें, सीधे तरीके से, उसमें कोई लाग लपेट ना करें। लेकिन नेगेटिव पॉइंटों को बताते समय ये सावधानी रखें कि उनको सुझाव के साथ बताएं, है ना, सुझाव या तर्क के साथ पेश करना उचित होता है इसको, क्योंकि इसका समाधान बताना ज़रूरी है। आप, ये होता है ना कि आप किसी की आलोचना कर रहे हो तो आपने डायरेक्ट उसकी आलोचना कर ली और बोलते ये है कि आलोचना ऐसी हो कि आप उसका समाधान बता रहे हो उसमें, है ना। तो इसलिए जब भी दोनों पॉइंट आपको दोनों बताने हैं, सकारात्मक भी बताने हैं, नकारात्मक भी बताने हैं, लेकिन नकारात्मक की बात करते हुए आप समाधान के तौर पे बताएं, उसे सुझाव या तर्क के तौर पे बताएं। तीसरे पॉइंट में ये हो गया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि इधर उधर की बातें ना करें, सीधी लाग लपेट ना करें, टॉपिक से ना भटकें, मतलब, है ना, टॉपिक से ना भटकें, टॉपिक पे बने रहें और अपने प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाएं। प्रस्तुतिकरण का प्रभावीपन, जैसे एक पेज है तो उसमें तीन तीन पैराग्राफ लगभग हों जो लिखे जा रहे हों आपके, वो छोटे छोटे हों, है ना। जैसे कि प्रभावी प्रस्तुतिकरण में छोटे छोटे पैराग्राफ बनाना और वाक्यों को अधिक लंबा नहीं लिखना, है ना, और ख़ास या महत्वपूर्ण बातें हैं उनको रेखांकित करना। और जो कोई आपको कविता लिखनी होती है, कोटेशन लिखनी होती है, तो उसको पेज के बीच में लिखें। जैसे अगर यहाँ लिख रहे हो आप, ये पेज है तो यहाँ बीच में आना चाहिए आपका वो कोट, ऐसा नहीं ना यहाँ किनारे पे आए ना यहाँ किनारे पे आए, बीच में रखो उसको, है ना। आंकड़े या तथ्य जो भी लिख रहे हो, फैक्ट वगैरह, तो उसको बॉक्स में बंद कर दें लिख करके। यहाँ अगर आप लिखते हो कोई आंकड़े तो उसको बॉक्स में बंद कर दें। ये एक तरीका है प्रस्तुतिकरण का, अपने निबंध को प्रभावी बनाने का। ठीक है। और नेक्स्ट कि निबंध की मूल भावना को बिल्कुल समझें। आप निबंध को बार बार पढ़ें, इसके लिए आप देखें शीर्षक को, और बीच बीच में निबंध, जब भी आप बीच में पहुंच जाए लिखते लिखते और आपको लगे कि आप फिर से भूल रहे हो, तो आप अपने माइंड में उसको रखें कि आपके विषय से भटकाव ना हो। निबंध की मांग जो है उसको बनाए रखें और निबंध के जितने भी डायमेंशन हैं, सभी आयाम हैं, उसके बारे में सोचें आप। ठीक। अगला बोलते हैं कि निबंध का कच्चा ड्राफ्ट जरूर तैयार कर लें। निबंध का कच्चा ड्राफ्ट, जैसे किसी भी टॉपिक पे आप लिखने जा रहे हो, उससे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे मैं कल बताया था आपको ऐसे में,
और कल वाले ऐसे में बताते टाइम मैंने बताया था कि सारे मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए, सारी चीज़ें बताई थी, कैसे व्यक्ति से लेकर के आप विश्व तक पहुँचे थे, व्यक्ति, परिवार, समाज और सारी जो सोसाइटी है ना, और राजनीतिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है, टेक्नोलॉजिकल है, इन्वायरमेंटल है, आर्थिक रूप से है, ये सारे जितने भी डायमेंशन है किसी भी टॉपिक के, सारे कवर करते हुए चलें, है ना। तो ये निबंध का कच्चा ड्राफ्ट आप वहीं तैयार कर लोगे लगभग। और अपने कथन, आप जो भी फैक्ट दे रहे हो, कोई फैक्ट दे रहे हो, कोई कथन दे रहे हो, कोई कथन आपने कोई विचार दिया, कोई विचार दिया, है ना, अगर आप इनको अपने उदाहरणों एवं तथ्यों से पुष्ट करें, इनको आप उदाहरणों से और तथ्यों से पुष्ट करें, ये कथन विचार कोई भी आप देते हो निबंध लिखते टाइम, तो उनको अगर आप फैक्ट के साथ उसको पुष्ट कर दें, उदाहरणों के साथ पुष्ट कर दें, तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। वो समसामय की घटनाक्रम पर पेन ने दिखाएगा आपकी, करंट से उदाहरण ले लें उसको, है ना। और करंट से उदाहरण कैसे ले सकते हो आप, जैसे आप ही देखो कि अगर महिला सशक्तिकरण पर आप कोई चीज़ लिखने जा रहे हो, तो महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया गया था सेना में। उसके बाद आप देख सकते हो कि पार्लियामेंट में जो है अपना नारी शक्ति बंधन एक्ट को ले आया। ऐसी चीज़ें आपके निबंध में झलकनी चाहिए जो करंट में उससे रिलेटेड रही हो। इन सब उदाहरणों को डालते रहें। अपनी भाषा पर पकड़ बनाएं, और अपनी भाषा पर पकड़ बनाने का मतलब है कि आपकी भाषा सहज रहे, बहुत सहज हो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा उलझाऊ और जटिल वाक्यों को लिखा जाए। इसलिए सीधे सरल सपाट वाक्यों का इस्तेमाल ठीक रहता है ना। ठीक है, अगले में कहते हैं कि निबंध की शुरुआत आप, निबंध जब कच्चा ड्राफ्ट आप बना लिया, कच्चा ड्राफ्ट तैयार कर लिया, अब उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है आपको। और स्टार्टिंग में ही अब इन्होंने पहले बताया कि इंट्रोडक्शन कैसे, आप कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, किसी कविता से शुरू कर सकते हैं। तो जब आप कच्चा ड्राफ्ट तैयार करें तो आप उसके इंट्रोडक्शन पे भी ध्यान दें कि आपको परिचय क्या लिखना है ना। तो उसमें सभी आयाम आए, विषय वस्तु जो है आपकी विषय वस्तु उससे संबंधित, ठीक है। और परिचय में आप खुद से सवाल कर सकते हैं कि जो निबंध की विषय वस्तु से जुड़े हों, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ दो मैंने एस्से का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन का उठाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी थी। और लास्ट में बताया है कि आप निष्कर्ष जो डालेंगे, वो निष्कर्ष कैसे डालना है, सभी आयामों को कवर कर रहा हो। ऐसा ना हो कि आपका इंट्रोडक्शन जो शुरू हुआ था और आपका कंक्लूड जो हुआ है वो दोनों एक जैसे झलक रहे हो। नहीं, इंट्रोडक्शन होता है, शुरुआत कर रहा है कि ऐसे में तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है आगे, और कंक्लूड ये बताता है कि हमने ऊपर क्या क्या लिखा, क्या क्या बताया, और आगे की राह होती है उसमें कि आगे क्या कर सकते हैं, है ना। तो खुद की राय बताते हुए आगे की राह को प्रस्तुत करना सही रहता है। इसलिए निबंध का परिचय और निष्कर्ष एक समान ना हो, है ना। आपका निष्कर्ष जो हो वो सकारात्मक हो और आशावादी हो, मतलब आगे की फ्यूचरिस्टिक हो, और बता रहा हो तुमको कि हाँ सब कुछ सही है। गलत चीज़ों पे लिखते हुए भी, जैसे कि बताया बीच में भी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट जब भी लिखे जाते हैं वो सुझाव या तर्क के साथ लिखे जाते हैं जिनका समाधान आप देते हुए चलोगे, वो ज़्यादा प्रभावी होता है। इस तरीके से ये पॉइंट कुछ हैं जो मैंने लगभग 8 मिनट में कवर किए हैं, और आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है शुरुआत में, बट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको 2 एस्से दिखाता हूँ, 2 एस्सों का इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ। ये गंगा सिंह सर का ही है, IAS ऑफिसर। तो ये देखिए, ये पहले तो एस्से का टॉपिक बोलिए, क्या भारत धर्मनिरपेक्ष देश के विचार को आत्मसात कर गया है, अगर हाँ तो कितना। ये एस्से है UPSC का। तो गंगा सिंह सर ने लिखा है, क्या भारत धर्मनिरपेक्ष देश के विचार को आत्मसात कर गया है, अगर हाँ तो कितना। शुरुआत देखिए, इन्होंने एक की पॉइंट उठा लिया, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, कि इसी पे बातें होनी हैं अब। और शुरुआत देखिए कैसे करी फिर उन्होंने या तो कोटेशन से स्टार्ट कर लो, या कोई कविता से स्टार्ट कर लो, या कोई उदाहरण हो आपके पास, कोई ऐसी घटना घटित हुई हो उससे जोड़ लो। तो शुरुआत इनकी देखो, सन 2019 की बात है। भारतीय लोकतंत्र की 15वीं लोकसभा के चुनावों के परिणाम के बाद मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। पूरे विश्व जन समुदाय में की नज़र भारत की राजधानी नई दिल्ली पर केंद्रित थी, क्योंकि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाले थे वे सिख थे। उस सिख प्रधानमंत्री के लिए एक ईसाई महिला ने कुर्सी छोड़ी थी। उस देश के लिए जिसमें लगभग 80% जनता हिंदू है, एवं वे व्यक्ति एक मुस्लिम राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करने वाले थे। इस धार्मिक विविधता एवं शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण को देखकर पूरा विश्व स्तब्ध रह गया, क्योंकि इस प्रकार का उदाहरण खोजने में विश्व को वर्षों लग गए। मतलब विश्व को वर्षों लग गए। कोई देश में ऐसा नहीं था कि इतनी समानता, मतलब इतनी विविधता होने के बावजूद इतनी शांति, इतनी सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से, सेकुलरिज्म का इतना बेहतरीन उदाहरण,
देखने को मिल रहा है। ये तरीका है स्टार्टिंग करने का। ये गंगा सिंह सर ने बताया कि अगर आप उठाते हो कोई ऐसा उद्धरण जो आपकी विषय वस्तु जो है उससे संबंधित है, तो देखो आगे क्वेश्चन किस तरीके से उठाओगे, क्योंकि आगे की आप तय कर रहे हो ना कि अब क्या लिखने वाले हो आगे। तो भारत की इस धार्मिक विविधता एवं देश की धर्मनिरपेक्ष चरित्र का परीक्षण करने से पूर्व हमें इतिहास के गर्भ में जाना होगा और देखना होगा क्या भारत कभी धार्मिक रूप से कट्टर रहा है। अब देखो अपने आप से क्वेश्चन शुरू कर दिए इन्होंने। ऊपर बता दिया धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण दे लिया उन्होंने कि ऐसा हुआ था, और बता दिया उसमें कि देश हमारा कैसा सेकुलर है। अब क्वेश्चन करेंगे, क्या भारत कभी धार्मिक रूप से कट्टर रहा है, क्वेश्चन मार्क। क्या भारत की संस्कृति धार्मिक विशुद्धता को भी महत्व देती आई है, इसने कभी ऐसा माना ही नहीं, क्वेश्चन मार्क। वर्तमान में भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र पहले से कितना भिन्न है, वर्तमान में भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र पहले से कितना भिन्न है, क्वेश्चन मार्क। इन तमाम प्रश्नों की तो हमें जाने की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन जो उठा के लिखे हैं, अब इन्हीं का तो पढ़ते खुली जाएंगी बॉडी के अंदर, और इन तमाम प्रश्नों की तो हमें जाने की। भारत शुरुआत से ही सनातन संस्कृति का पोषण एवं सर्वधर्म संभाव रहा है, ये स्टार्टिंग कर चुके थे। ये इंट्रोडक्शन यहाँ तक हो गया आपका। ये लगभग परिचय आपने दे दिया इधर। ये अब क्वेश्चन की शुरुआत कर देंगे, उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, है ना। उसके बाद आप देखिए साक्षी गर्ग, ये भी IAS ऑफिसर थी। अब इनका एससे देखिए और इनके एससे की शुरुआत देखना। दोनों के एससे की शुरुआत लगभग तुम्हें लगेगी कि एक तरीके से ही है। पर्यावरणीय संधारणता एवं आर्थिक विकास, परस्पर अपवर्ती अथवा सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य, ये आपका शीर्षक है निबंध का, ठीक है। तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है ये, कि विकास किया जाए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास किया जाए, ये कुछ ऐसा ही है। जैसे कि हम ऐसा कहते हैं कि अगर विकास हो सकता है तो पर्यावरण के हानि पर ही होगा, इस टाइप से। तो चलो देख लेते हैं कि पर्यावरणीय संरक्षितता एवं आर्थिक विकास, ये जो टॉपिक है उस पर इन्होंने किस तरीके से स्टार्टिंग करी। तो देखिए इन्होंने उदाहरण उठाया, इन्होंने भी एक तरीके से ही एक ऐसा लगा केस स्टडी से उठाई है, केस स्टडी वहाँ से स्टार्ट किया है। हमारे देश के उत्तरी भाग में स्थित उत्तराखंड राज्य को देवभूमि कहा जाता है। मनोहर प्राकृतिक दृश्य, सुंदर वातावरण, धार्मिक स्थलों की उपस्थिति के कारण सदैव ही पर्यटन का आकर्षक स्थल रहा है ना। सदैव ही पर्यटन का आकर्षण स्थल रहा है। पर्यटन की संभावना को देखते हुए यहाँ तेजी से आर्थिक विकास किया गया, ठीक है। बड़े बड़े बांध बनाए गए, पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए गए, नदियों के किनारे सैकड़ों होटल बनाए गए, घर दुकानें बनाई गई, और इस कारण उत्तराखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में 9% की वृद्धि हुई। मतलब आर्थिक विकास दिखाया हमने, देखो कि 9% की वृद्धि हुई है, और 10 मिलियन रोजगार उत्पन्न हुए, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। इस तरीके से तो आपका आर्थिक विकास दिखाया। परंतु कुछ ही वर्ष बाद पर्यावरण पर अतिरिक्त दबाव पड़ा, और उस दबाव के कारण प्रकृति की सहन सीमा समाप्त हो गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि 2014 की बादल की घटना भीषण बाढ़ के रूप में सामने आई। अब देख लो, आप विकास कर लो या फिर पर्यावरण को बचा लो। तो यह आपदा जन सामान्य के लिए इतनी सुभेद्य थी कि एक तरफ तो इसने दशकों में बनकर तैयार हुए सड़क, मकान, होटल, इमारतें को सबको धराशायी कर दिया, और दूसरी ओर ना जाने कितने लोगों को विधवा, अनाथ, अपाहिज, बेरोजगार बना दिया। मतलब धन, जान माल सबकी हानि हुई। अब आप क्या कहोगे, विकास के नाम पर गौरव अनुभव करोगे? जो विकास के नाम पर आप गौरव कर रहे थे वो कब्रिस्तान बन गया। कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा कर दिया उन्होंने इंट्रोडक्शन में ही, और इसी पे ही आप चर्चा करोगे आगे। तो ये एक तरीका है एस्से को शुरू करने का, कितना ज़बरदस्त तरीका है। अभी कोटेशन और उससे हमने दिखाया नहीं, उसके लिए हम निशान जैन सर को लेंगे, और उनका अमूर्त एस्से में निशान जैन सर का कोई तोड़ नहीं है, ज़बरदस्त। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं साक्षी गर्ग मैम की, जो इन्होंने स्टार्ट किया। अभी आप देखिए, फिर इतनी बात कह दी, एक केस स्टडी के नाम पे उठा लिया। अब देखो, उपरोक्त प्रसंग से प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या आर्थिक विकास सदैव पर्यावरण की कीमत पर होता है? उठाया कि नहीं उठाया? क्या आर्थिक विकास सदैव पर्यावरण की कीमत पर होता है? अगर ऐसा है तो क्या हमें आर्थिक विकास से समझौता कर लेना चाहिए? अगर ऐसा है,
हमें आर्थिक विकास से समझौता कर लेना चाहिए, फिर से क्वेश्चन मार्क। या फिर बिना पर्यावरणीय ह्रास के भी आर्थिक विकास संभव है कि नहीं। पहले क्वेश्चन इस तरीके से उठाया, क्या आर्थिक विकास सदैव पर्यावरण की कीमत पर होता है, पहला क्वेश्चन। फिर हम उस पर पहुंच गए कि हाँ जी नहीं होता है, नहीं होता है, दोनों क्वेश्चन आएंगे, फिर कहेंगे अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आ जाएंगे कि बिना पर्यावरण ह्रास के भी आर्थिक विकास संभव है, क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। और इन्हीं प्रश्नों का तो उत्तर आगे हम देंगे, इन्हीं प्रश्नों पे तो चलेगा हमारा ऐसे। अब तो वस्तुतः उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने हेतु पक्ष विपक्ष को तार्किकता के आधार पर परखना होगा। और इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये स्टार्टिंग में आपने ऐसे की तैयार कर दी, ये मंच तैयार कर दिया आपने, अब आगे इसमें लिखोगे। तो ये मैं आपको दिखाने जा रहा था इस तरीके से। आगे भी मैं ऐसे बताऊँ और बेहतरीन उनके कोटेशन भी इस्तेमाल किए हैं जो वो भी बताए जाएंगे। और साक्षी मैम ने तो इसमें अब ये पर्यावरण से संबंधित है ना, एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में इन्होंने फैक्ट भी डाले हैं। इस हिस्से में आप देखोगे इन्होंने फैक्ट का इस्तेमाल किया है ठीक ठाक, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े डाले, है ना, बाढ़ से ग्रसित कितना क्षेत्र हमारा देश का रहा वो सब आंकड़े डाले इन्होंने डायग्राम तक भी दिखाए हैं, मतलब कोटेशन डाली हैं। यदि भविष्य होगा तो वह हरित होगा, यदि हरित नहीं हुआ तो वह भविष्य नहीं होगा, ऐसे कोटेशन मिलेंगे। भूकंप करे भूस्पंदन, सूखा सिखाए जल प्रबंधन, बाढ़ है सभ्यता का स्पंदन, चक्रवात है ताप प्रबंधन, ना है इसमें कोई व्यर्थ, सबका है अपना अर्थ, बस मनुष्य रहे तदर्थ, ना होगा कभी कोई अनर्थ। इस टाइप के कोटेशन हैं इनके। उसके बाद इन्होंने डायग्राम भी दिखाए हैं, जैसे यहाँ एक बना दिया, यहाँ बना लिया, इसमें आर्थिक विकास दिखाया, है ना, इसमें आर्थिक विकास को दिखाया, इसमें पर्यावरणीय संरक्षिता सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिखाया और मैच कर दिया इस तरीके से। ये भी इन्होंने शो किया है, ठीक। और एक और चीज़ है, फैक्ट भी रखे, डायग्राम टाइप के भी रखे, इस तरीके से इन्होंने ये भी बनाए कि शासन, प्रशासन, निजी क्षेत्र, आम जनता, इस तरीके से ड्रॉ करके इन्होंने कुछ डायग्राम भी दिखाए। ये भी फैक्ट भी डाले इन्होंने, और लास्ट में जो है कोटेशन से समाप्त किया। तो इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल आप देख सकते हो, बड़े अच्छे से होता है। और मैं निशान जैन सर का भी ऐसे एकदम दिखाऊंगा कि वो अमूर्त ऐसों को कितना बेहतरीन तरीके से और कितनी चीज़ें उसमें समाहित करते हैं। मल्टी डायमेंशनल ऐसे निशान जैन सर, ज़बरदस्त। तो मैं दिखाऊंगा उसको, कल करता हूँ उसका, है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।